नमस्कार दोस्तों, आज हम जो है अध्ययन करेंगे नारीवाद के दूसरे प्रकार रेडिकल या उग्र नारीवाद का। रेडिकल या उग्र नारीवाद वर्ष 1960 के दशक में पनपा, यानी इसके उदय का लगभग सन 1960 माना जाता है। इसका उदय आंशिक तौर पर उदार नारीवाद के खिलाफ प्रतिक्रिया के तौर पर हुआ। ये लिंगवाद के खिलाफ आक्रोश था, यानी जो उदार नारीवाद था इसमें लिंगवाद पर प्रमुख रूप से चोट की गई थी, या ये कहिए कि लिंगवाद का प्रचलन बताया गया था, उसके खिलाफ ये आंदोलन उदय हुआ था। इसका प्रमुख केंद्र जो था संयुक्त राज्य अमेरिका व ब्रिटेन, और इसके उदय होने में 3 किताबों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक रेडिकल नारीवाद सिद्धांत के उदय में 3 पुस्तकों की प्रमुख भूमिका रही। क्या रही? 3 पुस्तकों की प्रमुख भूमिका। पहली पुस्तक कौन सी थी? पहली पुस्तक एक विद्वान हुए हैं सिमोन द बेबुआर, यानी सिमोन द बेबुआर की पहली पुस्तक थी द सेकंड सेक्स, यानी द सेकंड सेक्शन की पहली पुस्तक थी, और इसी पुस्तक ने उग्र नारीवाद के उदय में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरी किताब जो थी वो थी केट मिलेट, एक विद्वान हुए केट मिलेट, इनकी दूसरी किताब, इनकी किताब थी कौन सी? सेक्सुअल पॉलिटिक्स, यानी सेक्सुअल पॉलिटिक्स जो किताब हुई, इस किताब ने भी जो है उग्र नारीवाद के उदय में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तीसरी पुस्तक थी सुलमिथ फॉरेस्टेन की द डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स, द केस फॉर फार्मासिस्ट रेवोल्यूशंस। कौन सी किताब थी? द डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स, द केस फॉर फेमिनिस्ट रिवॉल्यूशंस। ये इनकी पुस्तक थी, जिसने जो है इन 3 पुस्तकों ने उग्र नारीवाद के उदय में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। पहली पुस्तक की बात जो हम करेंगे थोड़ा सा, द सेकंड सेक्स, जो कि 1949 में फ्रेंच में तथा 1953 ईस्वी में अंग्रेजी में प्रकाशित हुई, यानी 1949, 1953 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के अनुसार सेक्स को जेंडर से अलग समझना चाहिए। यानी जो विद्वान हुए द सिमोन, इन्होंने बताया, क्या बताया कि सेक्स को द सेकंड सेक्स की पुस्तक किसमें उन्होंने बताया कि सेक्स को लिंग से या जेंडर से अलग समझना चाहिए, और स्त्रियों का उत्पीड़न जेंडर के कारण है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है, कोई महिला के तौर पर जन्म नहीं लेता, बल्कि उसे महिला बनाया जाता है। ये इनका कहना था कि मतलब कोई महिला के तौर पर जन्म नहीं लेता है, बल्कि उसे महिला बनाया जाता है। द सेकंड सेक्स में सिमोन ने कहा है। इन्होंने जो है कहा है कि स्त्रियों का जीव विज्ञान, विशेषकर उसकी प्रजनन क्षमता, पुरुषों और स्त्रियों में चंद अनिवार्य फर्क को जन्म देती है। इनका यह मतलब कतई नहीं होता है कि वह 2म दर्जे की मानी जाए। यानी जो विद्वान हुए सिमोन द बेबुआर, उनका कहना था कि स्त्रियों का जीव विज्ञान, विशेषकर उसकी प्रजनन क्षमता, पुरुषों और स्त्रियों में चंद अनिवार्य फर्क को जन्म देती है। यानी कुछ फर्क होते हैं, प्राकृतिक रूप से होते हैं, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि इस आधार पर हम स्त्रियों को 2म दर्जे का नागरिक समझ लें, ऐसा उनका मानना था। दूसरी पुस्तक केट मिलेट, जिसमें केट मिलेट की जो सेक्सुअल पॉलिटिक्स इसका नाम है, इसका जो है सेक्सुअल पॉलिटिक्स में केट मिलेट ने कहा है कि
उन्होंने कहा है कि फ्रेंच, अमेरिकन व अंग्रेजी, इन 3 भाषाओं में उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई है और इसमें यौन संबंधी विषय वस्तुओं का विद्वत्तापूर्ण वर्णन इन्होंने किया है, प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने पुरुषों द्वारा वर्णित यौन क्रीड़ाओं में समाहित सत्ता संबंधों को बखूबी दिखाया है। यानी जो महिलाओं और पुरुषों के मध्य यौन संबंध होते हैं, उन यौन संबंधों को इन्होंने अपनी विषय वस्तु बनाया है और उसका कैसा विद्वत्ता पूर्वक वर्णन किया, यानी विद्वत्ता से भरकर वर्णन किया है। उनका ये मानना था कि प्रतसत्ता का निर्माण पुरुषों ने किया। तो ये कहते थे क्या है, जो प्रतसत्ता है उसका निर्माण किसने किया, पुरुषों ने किया। और वैसे और उनका कहना था कि हमें मतलब स्त्रियों को इस तरह से पाला पोसा जाता है कि स्त्रियां स्वाभाविक रूप से पुरुषों की सत्ता को स्वीकार कर लेती हैं। यानी उनको इस तरह से प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे जो है स्त्रियां स्वतः पुरुषों की सत्ता स्वीकार कर लेती हैं। उन्होंने बताया कि जैसे छोटी छोटी लड़कियां हैं घर में, एक घर में छोटी छोटी लड़कियां हैं और लड़के भी हैं, तो ये जो अंतर दोनों के पालन पोषण में होता है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यानी दोनों को अपनी भूमिका का आभास परिवार से ही करवा दिया जाता है। लेकिन नॉर्मल मेलन जो विद्वान हुए, उन्होंने सम्मानित पुरुष लेखकों को का सेक्स का चित्रण कतई रोमांटिक नहीं दिखाया। मतलब उन्होंने रोमांटिक नहीं दिखाया, वह दरअसल पुरुष की महिला पर लगभग स्वाभाविक सी लगने वाली शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तथा आर्थिक सत्ता की अभिव्यक्ति करना चाहता था। ये उसका वो था। इसके बाद जो विद्वान हुए, जो तीसरी पुस्तक हुई आपकी सुलमिथ फायस्टैन की द डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स, द केस फॉर फेमिनिस्ट रेवोल्यूशंस। इसमें सुलमिथ ने प्रतसत्ता के इतिहास के विशेषण में ऐतिहासिक भौतिकवाद का प्रयोग किया। उन्होंने इस किताब में क्या किया, भौतिकवाद का प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने आर्थिक वर्ग संघर्ष और लिंग संघर्ष की समानताओं की तुलना की। क्या किया, 2 काम किया कि आर्थिक वर्ग संघर्ष, जो कि आपको पता हो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, उसका, और लिंग संघर्ष का, यानी दोनों की तुलना की समानता में। और उनका तर्क था कि स्त्रियों का जीव विज्ञान ही उनकी अधीनता का जड़ है। उनका मानना था, इसका सुलमिथ का मानना था कि स्त्रियों का जीव विज्ञान ही उनकी अधीनता का जड़ है। गर्भधारण, बच्चों के जन्म एवं लालन पालन की समस्याओं के कारण स्त्रियां प्राकृतिक स्थिति में खुद को कमजोर महसूस करती हैं। इससे क्या होता है, यानी जब वो खुद को महसूस करती हैं तो अपने आप को सक्षम बनाने के लिए, या ये कहिए कि अपने आप को सुरक्षित महसूस कराने के लिए भी पुरुषों पर आश्रित हो जाती हैं। ऐसा उनका मानना था, जिसके कारण स्त्रियों की पुरुषों पर निर्भरता बढ़ जाती है। और ये इन्हीं संरचनाओं ने रोमांटिक प्रेम व आदर्श के मिथकों को जन्म दिया, या ये कहिए कि इन्हीं परिस्थितियों ने रोमांटिक प्रेम और आदर्श विवाह आदि को जन्म दिया है। मतलब स्त्रियां सुरक्षा के कारण ये सब चीजें अपनाती हैं। साथ ही वह पुरुष संस्कृति जो स्त्रियों को निष्क्रिय बनाती है और यौन आकर्षण बनाए रखने की न पूरी होने वाली मांगों के लिए लगातार प्रयास करने के लिए मजबूर करती है। ऐसा इनका मानना था। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बात, बुनियादी अवधारणाओं की। महत्वपूर्ण बात कि रेडिकल या उग्र नारीवाद की प्रमुख अवधारणाएं क्या है। तो सबसे पहली जो अवधारणा है वो है, बुनियादी अवधारणाओं में सबसे पहली जो अवधारणा है, या ये कहिए कि जो प्रमुख बात उसकी है,
उग्र नारीवाद की, वो है कि प्रतिसत्ता अर्थात पुरुषात्मक पुरुष प्रधान समाज, ये मान लीजिए, द्वारा स्त्रियों के ऊपर प्रभुत्व की प्रणाली का विरोध स्त्रियों ने इसके अंतर्गत हुआ है। मतलब जो नारीवाद, उग्र नारीवाद की बेसिक अवधारणा या बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि स्त्रियों के द्वारा, पुरुषों द्वारा, पुरुष प्रधान समाज में जो विविध प्रकार की प्रभुत्व या विविध प्रकार के अधिकार स्त्रियों के ऊपर पुरुषों का है, उस प्रणाली का विरोध किया। अर्थात उनका ये मानना था कि पुरुष जो है, अब पराक्रम पुरुष जो है आमतौर पर स्त्रियों पर अपना प्रभुत्व जमाते हैं, या वे चाहे वो घर हो, रोजगार हो या संबंध हो। यहाँ तक कि नारीवादी विचारकों का यह मानना था कि यहाँ तक कि बिस्तर तक पर जो है पुरुषों का स्वामित्व स्त्रियों पर होता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है इस आंदोलन की, मान लीजिए, या इस वाद की, मान लीजिए, उग्र नारीवाद की, दूसरी जो बुनियादी अवधारणा है वो है पुरुष संस्कृति के मूल्यों को चुनौती। यानी स्त्रियां, रेडिकल जो नारीवाद पुरुष संस्कृति के मूल्यों को चुनौती देता है। वह नहीं चाहता है कि स्त्रियां पुरुषों का अनुसरण करें, अर्थात स्त्रियां क्या करें, पुरुषों का अनुसरण करें, ये आवश्यक नहीं है। ये उनका मानना है कि जरूरी नहीं है कि स्त्रियां पुरुषों का अनुसरण करें। इसके बजाय वह स्त्रियों की पारंपरिक सांस्कृतिक संस्कृति पर आधारित नए मूल्यों का सृजन चाहता है। आमतौर पर पुरुषों को सकारात्मक, ओजस्वी, आक्रामक, प्रभुत्वशाली, मजबूत तथा स्त्रियों की अपेक्षा अधिक मूल्यवान बताया जाता है। तो नारीवाद, उग्र नारीवाद इन सब चीजों का विरोध करता है, क्योंकि उसका मानना है कि महिला जो कि पुरुष के अधीन रहती है, इसलिए उसकी खुद की संस्कृति डेवलप नहीं हो पाती, विकसित नहीं हो पाती। या ये कहिए कि महिला की संस्कृति को समाज में तिरस्क दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि समाज पुरुष प्रधान होता है। इसलिए तीसरी जो मुख्य बात है वो है महिला संस्कृति के मूल्यों को स्थापित करने पर जोर। रेडिकल या ये कहिए कि उग्र नारीवाद के अंतर्गत जो विभिन्न विचारक हुए, विद्वान हुए या इस आंदोलन के नेतृत्व करता हुए, उनका ये मानना था कि महिला संस्कृति को भी समाज में स्थान मिलना चाहिए। जैसे महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि वे आमतौर पर कमजोर, भावुक, गैर जिम्मेदार, बचकानी, निर्भर, बददब्बू होती हैं। पुरुष संस्कृति में अकर्मण्यता, दिखावा, आज्ञाकारिता तथा आत्मत्याग को पौरुष गुण नहीं माना जाता, परंतु स्त्रियों में इन गुणों को पुरुष संस्कृति न केवल स्वीकारती है वरन सम्मान भी देती है। तो ये स्थितियां जो हैं वो किसके कारण हुए? प्रतिसत्ता के कारण ये मूल्य स्थापित हुए हैं। अतः इस आंदोलन का ये उद्देश्य था, उग्रवादी नारीवाद का उद्देश्य था कि समाज में स्त्री संस्कृति, महिला संस्कृति के मूल्य स्थापित हों, ऐसा उनका मानना था। चौथी चीज जो है वो है जबरन थोपे गए मातृत्व तथा यौन गुलामी का विरोध। यानी जो नारीवाद है, उग्र नारीवाद है, महिलाओं पर जबरदस्ती जो मातृत्व या यौन गुलामी या यौन उत्पीड़न उन पर थोपा जाता है, उसका भी विरोध किया गया। उनका मानना है कि पुरुष अपनी काम वासना पूर्ति के लिए स्त्रियों का प्रयोग करता है या स्त्रियों को
सम्मान देता है या स्त्रियों से काम वासना की पूर्ति करता है। विशिष्ट कार्य पुरुषों की काम वासना की पूर्ति करना ही होता है, और साथ में वो मानते हैं कि स्त्रियां जो है काम वासना पूर्ति में पुरुषों की सहायक तो बनती हैं, साथ में वे उनकी संतानों को पैदा करती हैं और उनका पालन पोषण करती हैं। मतलब ये कहिए कि ये जबरन मातृत्व स्त्रियों पर थोप दिया जाता है, ऐसा उग्रवादी विचारधारा के लोग मानते हैं। तो रेडिकल नारीवाद जो है या उग्र नारीवाद विचारधारा इन सबका विरोध करती है। उसका ये मानना है कि महिला केवल काम वासना पूर्ति का साधन नहीं है, उसे इस प्रकार की गुलामी का विरोध करना चाहिए। और प्रतिसत्तात्मक विचारधारा के तहत जो मातृत्व ही एक चीज मानी जाती है वो स्त्रियों के या महिलाओं के सहमति असहमति पर आधारित होनी चाहिए। यानी उग्र नारीवाद महिला के जबरन उत्पीड़न का विरोध करता है। ये जो 4 महत्वपूर्ण चीजें हैं ये मुख्य रूप से रेडिकल या उग्र नारीवाद को परिभाषित करती हैं, बताती हैं। इसके बाद अब हम अध्ययन करेंगे 2 और बिंदुओं का जो रेडिकल नारीवाद को प्रभावित करता है, बताता है। सबसे पहले जो रेडिकल नारीवाद है वो बताता है कि व्यक्तिगत ही राजनीतिक है। ये जो 2 मुख्य बिंदु हैं, सबसे पहला बिंदु व्यक्तिगत ही राजनीतिक है। व्यक्तिगत ही राजनीतिक है, इसमें यौनिकता तथा जेंडर दोनों निजी जीवन ही नहीं बल्कि समूचे सामाजिक जीवन का सरोकार बनते हैं। इन महत्वपूर्ण बिंदु पर रोशनी डालने में रेडिकल नारीवाद ने अहम योगदान को स्वीकार करना पड़ेगा। व्यक्तिगत ही राजनीतिक है, यह रेडिकल नारीवाद आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण नारा है। इसमें निजी में घरेलू क्षेत्र आते हैं, जैसे परिवार, घरेलू कार्यकलाप तथा बच्चों का पालन पोषण, ये निजी में आते हैं, जिसमें स्त्रियां उतनी ही उत्पीड़न का शिकार होती हैं जितनी वे सार्वजनिक क्षेत्र जैसे जॉब, मार्केट, दफ्तर इत्यादि में होती हैं। यह सब कुछ समीकरण के आधे हिस्से में भाग या आधा हिस्सा है या आधा भाग है। तो समीकरण के आधे हिस्से पॉलिटिकल में एक पुरुष को प्रदत्त युक्त लैंगिक संबंध है, जिसमें प्रतिसत्ता के विभिन्न रूप जैसे परिवार समाजीकरण द्वारा स्त्रियों पर नियंत्रण स्थापित करता है। क्या करता है? स्त्रियों पर नियंत्रण स्थापित करता है। नारीवादियों, उग्र नारीवाद के समर्थकों का ये मानना है कि ये पुरुषों की एक सोची समझी कैसी है पॉलिटी है, या ये कहिए कि सोची समझी रणनीति है, जो क्या है व्यक्तिगत होकर भी कैसी है राजनीतिक है। अर्थात यानी पुरुषों ने ये सोच समझकर इस सबको महिला के ऊपर थोपा है, ऐसा उनका मानना है। यानी ये हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत या व्यक्तिगत ही राजनीति है। इसके तहत हम ये कह सकते हैं कि सभी प्रकार के जो अत्याचार महिलाओं पर किए जाते हैं, या मान लीजिए कि जो सामान्य भूमिकाएं जो महिलाएं निर्वहन करती हैं, इस विचारधारा के लोगों का ये मानना है कि वे भूमिकाएं स्त्रियों को सौंपी गई हैं, अर्थात जबरन दी गई हैं, ना कि वे उनकी स्वेच्छा पर आधारित हैं, ऐसा मानना है। दूसरी बात जो है वो स्त्रियों के स्थान का निर्माण। स्त्रियों के स्थान का निर्माण रेडिकल नारीवाद का महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है कि स्त्रियां अपने शरीर पर नियंत्रण स्थापित कर लें। एक ऐसी महिला संस्कृति का विकास जिसमें स्त्री एक दूसरे तथा खुद को विकसित करे, तथा एक ऐसा विशेष स्थान जो पुरुष की दखलंदाजी से स्वतंत्र हो, इस तरह से वो अपना एक स्थान निर्माण करे। 60 के दशक में तमाम स्त्रियों ने
चेतना जागृति के लिए पुरुषों से अलग होने का फैसला किया, ताकि वे अपने अपने प्रयोगों पर राय मशवरा कर सकें तथा पुरुष प्रवृत्ति की हकीकत की रोशनी में उन अनुभवों को पुनर्परिभाषित कर सकें। यानी ये कहिए कि उग्र नारीवादियों का ये मानना था कि स्त्री को पुरुषों के प्रभुत्व से बाहर आना चाहिए। यानी ये हम ये कह सकते हैं कि इस स्त्रियों के मतलब उग्र नारीवाद ने विवाह जैसी प्रतिसत्तात्मक संस्था को खारिज कर दिया। उनका ये मानना था कि ये जो है ये स्त्री पर जबरन किया गया अत्याचार है, ऐसा उनका मानना था। इसलिए वो मानती थी कि स्त्रियों को अपना एक स्थान निर्धारित करना चाहिए कि उनका भी एक स्थान। अब हम इसकी समीक्षा करते हैं तो समीक्षा में हम देखते हैं कि रेडिकल नारीवाद मुख्य रूप से प्रतिसत्तात्मकता का विरोध करता है। किसका विरोध करता है? प्रतिसत्तात्मकता। यानी जो पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों को अधिकार प्रदान किए गए हैं वह उन अधिकारों का विरोध करता है। इसके बाद सबसे बड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है कि विविध प्रकार की महिला भूमिकाएं जो समाज के दायित्व में महिला को सौंपी गई हैं, उन सब भूमिकाओं को उग्र नारीवाद जबरन थोपी गई व्यवस्था मानता है कि ये महिलाओं पर जबरन थोपी गई है। समलैंगिकता या समनैतिकता की हिमायत करते हुए रेडिकल नारीवाद भूल जाते हैं कि वह एक ऐसा विकल्प है जो सभी स्त्रियों के लिए उपलब्ध नहीं है। रेडिकल नारीवाद का या उग्र नारीवाद का स्त्रियों की यौनिकता तथा प्रजनन क्षमता पर अत्यधिक जोर उन्हें कुल मिलाकर स्त्रियों की उस प्रतिसत्तात्मक परिभाषा के करीब ला खड़ा करता है जिसमें उन्हें मुख्यतः प्रजनन क्षमता और यौन वस्तु के रूप में देखा जाता है। एक विद्वान हुए एडसन जैगर, उन्होंने रेडिकल नारीवादियों की धारणा के बारे में लिखा है कि लिंग के अंतर कुछ किस्म के सामाजिक संगठन को तय करता है। सेक्स डिफरेंस constitute some types of social organizations को खारिज करते हुए इस बात को रखती हैं कि कुछ किस्म के सामाजिक संगठन लिंगों के बीच विभेद को जन्म देते हैं, ऐसा उनका मानना है। इस तरह से जो है उग्र नारीवाद समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो में समाजवादी या मार्क्सवादी नारीवाद का अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।